अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? लाड़ेब के पीछे हटने पर उसने अपनी नीली कांच सी आंखों को हैरानी से फैलाते हुए पूछा। मैं किसी से नहीं डरती, समझे तुम? XYZ। आपकी बार लाड़ेब ने अपनी हेजल ग्रीन आंखों को उसकी नीली कांच सी आंखों में गाड़ते हुए नडार लहजे में कहा। अच्छी बात है। वैसे नाचीज़ को दिलावर शाह कहते हैं। उसने मुस्कुराती नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए सर को हम करते कहा। देखिए मिस्टर, मुझे आपके नाम, काम या किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने तनफर से कहते हुए जैसे नाक पर से मक्खी उड़ाई और अपना नावल उठाती वहाँ से निकलने लगी। तभी सरहद से दिलावर ने उसकी नाजुक कलाई थाम ली। मुस्तकबिल में यही नाम और काम आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, बोझल लहजे में कहते हुए दिलावर ने धीरे से उसकी कलाई छोड़ दी। पहली टक्कर में मुझे गुमान हुआ था कि तुम पागल हो, मगर अब यकीन हो गया है कि तुम सच में पागल हो। लारेब ने तंजिया हंसी हंस कर जैसे उसका मजाक उड़ाया। वैसे तुमने इतना गलत भी नहीं समझा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल बना दिया है। इस कमबख्त मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वरना हम ही बंदे काम के थे। दलावर ने जज्बे लुटाती नजरों से लारेब के खूबसूरत चेहरे को देखते अपनी कॉलर उठाते हुए एक अदा से कहा, तुम्हें तो किराए पर मकान देकर ही मैंने गलती कर दी है। ऐसा लगता है मैंने किराएदार नहीं रखा, बल्कि हम हुआ का एक साथ दर्द पा लिया हो। लारेब ने उसकी जज्बे लुटाती नजरों को देखते हुए एकदम चिढ़ कर कहा। गुस्से की तेज लहर उसके खूबसूरत चेहरे का अहाता करने लगी। उससे पहले के अलावा कोई टिक्का सा जवाब देता, ईशा की अजान होने लगी और वो कुछ भी कहे बगैर मोजन की पुकार पल्ला बे कहते खुदा के आगे हाजिर देने चल दिया। पागल तो है ही, साथ में तमीज नाम की भी कोई चीज नहीं। देखो कैसे अकड़ते हुए बगैर जवाब दिए चल दिया। ना जाने खुद को क्या समझता है। लाड़े उसके यूं अचानक चले जाने को बदतमीजी का नाम देती बुड़बुड़ाने लगी। फिर साथ झटक कर वापस नावल खोलकर कुर्सी पर बैठ गई। तैमूर, मोबाइल के अलावा भी तुम्हें कुछ और नजर आता है कि नहीं? लाड़ैब जब कॉलेज से आई थी तब भी तैमूर को मोबाइल पर ही गुस्से पाया था, और अब पूरे 1 घंटे बाद भी जब वो खाने पीने से लेकर फ्रेश भी हो गई तभी उसे सोफे पर मोबाइल में मसरूफ देखकर गुस्से से बोली, आप ही क्या मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? तैमूर ने बुरा सा मुंह बनाकर टिक्का सा जवाब दिया। तैमूर, एक तो तुम आज कॉलेज भी नहीं गए, बल्कि आए रोज कॉलेज गोल कर देते हो। कभी सोचा है कि कितनी मेहनत से मैं पैसा इकट्ठा करके तुम्हारी फीस भरती हूँ? लारेब ने अफसोस से उसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, आप बड़ी हैं और घर की जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो कोई एहसान थोड़ी कर रही हैं जो हर आए दिन मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती हैं। तैमूर ने उसकी तरफ देखते हुए नहायत ही बदतमीजी से कहा और दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गया। तैमूर, तुम इतने बड़े हो गए हो कि घर की जिम्मेदारी में मेरा हाथ बटाओ, मगर तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं। चलो नाम बटाओ हाथ, मगर कम से कम पढ़ाई पर तो तवज्जो दो। लारेब को उसकी बातें और अंदाज दोनों से सख्त तकलीफ पहुंची थी, फिर भी उसने जरा नरम लहजे में समझाते हुए कहा, आप अपने काम पर तवज्जो दें, मुझे डिस्टर्ब ना करें। एक फीस भर देती हैं तो उसका भी एहसान जताती हो। तैमूर ने फिर बदतमीजी से कहा, ठीक है, नहीं बोलती, मगर क्या करूं, बाबा के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी बन गए हो, इसलिए कह देती हूँ, मगर तुम्हें बुरा लगता है तो आगे से नहीं कहूंगी। लारेब की हैदल ग्रीन आंखों में दुख से नमकीन पानी चमकने लगा और वो चंद सेकंड बाद मोतियों की तरह गाल पर फिसलने लगा। वो तैमूर पर एहसास नहीं जताती थी, बल्कि बस उसे एहसास दिलाना चाहती थी। वो अपने आंसू को बेदर्दी से रगड़ती हुई तेजी से अपने कमरे में जाने लगी। तभी सलमा बेगम, जो उन दोनों की आखिरी बात सुन चुकी थी, तैमूर को डांटने लगी, जबकि दरवाजे की ओर से कब से जंगता दिलावर उन दोनों की बातों को सुनता हुआ बीचों ताप खाता हुआ और आखिर में लारेब के आंसू को देखकर तो वो तरफ ही उठा। तैमूर, तुम भी जरा अपनी आपी की मदद कर दिया करो। दिलावर ने अंदर दाखिल होते हुए जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए बहुत ही नरमी से कहा, आप कौन होते हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाले? किराएदार हो तो वही बनकर हो, घर का फर्द बनने की कोशिश मत करो। तैमूर ने बहुत ही दरश्ती से कहा। तैमूर, तुम कितने बदतमीज होते जा रहे हो। वो बच्चा गलत थोड़ी कह रहा है। वैसे भी 1 हफ्ते से यहाँ रहते हुए उसे एहसास हो गया है कि तुम्हें मदद करनी चाहिए, और एक तुम हो कि 2 सालों में भी ये बात समझ ना सके। सलमा बेगम ने दुख भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, मिल गया सुकून बातें सुनवाकर, तो आप अपने तशरीफ का टोकरा उठाकर यहाँ से जा सकते हैं। दिलावर के सामने मम्मा के डांटने पर तैमूर को सख्त गुस्सा आया तो वो उसी पर चढ़ दौड़ा। जा रहा हूँ कहकर गुस्से से मुठ्ठियां बीचते दिलावर वहां से अपने कमरे में चला गया। तैमूर, वैसे तो बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें जरा लारेब की फिक्र नहीं, उल्टा उसे बातें सुना दी। तुम ही सोचो, कॉलेज से आने के बाद 2 घंटे बाद वो डांस सिखाने डांस क्लास जाती है,
फिर वहाँ से क्लास में पढ़ाने ताकि पैसे इकट्ठे कर सके, और तुम। सलमा बेगम ने अफसोस से जुमला ही अधूरा छोड़ दिया और वो भी वहाँ से चली गई। 1 2 3 4 लाड़ेब टेरेस पर खड़ी डांस के कल सिखाने वाले स्टेप्स कर रही थी। उसने ब्लैक ट्राउजर पर वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी, ब्राउन स्ट्रेट स्ट्रेट कट कट्टे बालों की ऊंची पोनी टेल बना रखी थी, जिसके सारे लैंड पर कभी इधर तो कभी उधर झूल रही थी। खूबसूरत चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे, उसकी हाजिल ग्रीन आंखों में कुछ पा लेने की चमक मौजूद थी। टेरेस के दरवाजे पर खड़े दलावर कब से उसे अपनी नजरों के हंसा में लिए मुस्कुरा रहा था। वैसे तुम मेहनत बहुत करती हो मोहतरमा बहादुर साहिबा। चंद मिनट बाद दलावर उसके सामने आकर रुक गया और गोया हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे सामने देखकर ही लाड़ेब का मूड सा ऑफ हो गया, मगर फिर भी उसकी तरफ घूर कर देखते अपने स्टेप्स करते हुए बोली, ताज़ा हवा खाने आया था, मगर यहाँ तो खूबसूरत हसीना का दीदार हो गया। दलावर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर पटरी से उतरने लगे हो। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, इसलिए बकवास किए जाते हो। जिस दिन जान जाओगे तो दुम दबाकर भाग जाओगे। लाड़ेब ने कोफर से सर झटकते हुए कहा और रुक कर पानी की बोतल अपने लबू होंठों से लगाई। जाना ही तो चाहता हूँ, दलावर ने खोए खोए अंदाज में कहा। देखो मिस्टर, आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा मेरे सामने कोई बकवास की तो सबसे पहले घर से निकाल बाहर करूंगी और फिर हवालात की हवा खिलाने हवालात में डलवा दूंगी। अब की बार लाड़ेब ने बोतल रखकर सीधा उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद पर दलावर का छत पर कहका हवा में बुलंद हुआ, जैसे लाड़ेब की बात पर उसका मजाक उड़ा रहा हो। मुझे लगता है तुम्हें सबसे पहले पागलखाने में भेजना चाहिए। उसके कहके पर तो लाड़ेब के तन बदन में आग ही लग गई और वो मारे तैश में गुस्से से सुरख चेहरा लिए गोया हुई। मोहतरमा बहादुर साहिबा, तुम गुस्से में और भी खूबसूरत लगती हो, और लगता है तुमसे किसी ने ये बात कह दी है, इसलिए हर वक्त गुस्सा करती हो ताकि ज्यादा खूबसूरत नजर आ सको। दिलावर ने उसे तपाने के लिए जानबूझकर उसके थोड़ा से करीब होकर कहा। तुम्हें तो अबे वो जुमला मुकम्मल भी नहीं कर पाई कि दिलावर ने उसके गुलाबी होंठों पर अचानक हाथ रख दिया। लाड़ेब के बोलने के लिए मुंह खुला दिलावर के हाथ के नीचे दब गया। उसकी हरकत पर वो अंदर तक लर्ज उठी। आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की थी कि कोई उसके इतना करीब आता। उसने अपनी हैरत को अंदर छुपाते हुए तेज नजर से दिलावर को घूरा और उसका हाथ एक झटके से पीछे हटा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, यही कहने वाली थी ना, तो देख लो। बार बार सिर्फ बोलती रहती हो, कभी ध्यान से देखती ही नहीं। अगर ध्यान से मेरी आंखों में बस एक बार देख लोगी तो पूरी जिंदगी मुझे देखने की ख्वाहिश करोगी। दलावर ने उसके घुटने को हाथों में लाए बगैर उसके थोड़ा और करीब आकर गंभीर लहजे में कहा और आखिरी जुमले को तकरीबन उसके कानों में घुसते हुए कहा। जैसे ही उसके लब लाड़ेब के कानों से टकराए तो सनसनी की एक तेज लहर लाड़ेब के अंदर उठी और वो झटके से पीछे हट गई। मेरा रास्ता छोड़ दो दिलावर शाह, तुम्हारी हरकतें रोज बढ़ती ही जा रही हैं, तुम्हारा तो कुछ करना ही पड़ेगा। लाड़ेब ने बहुत ही तेजी से खुद को नॉर्मल किया और अटल लहजे में कहती उसके बाजू से गुजर गई। वो शुरू से ही बहादुर लड़की थी और वक्त और हालात ने उसे और भी बहादुर बना दिया था, मगर कभी कभी वो भी डर जाती थी या सहम जाती थी, मगर फिर अपना डर जाहिर नहीं होने देती थी, क्योंकि उसके बाबा ने एक बार कहा था, हम जितना डरेंगे दुनिया इतना ही हमें डराएगी। इस एक बात को उसने अपने पल्लू से बांध लिया था। लाड़ेब को इस वक्त अपने बाबा की ये बात याद आई और उसकी खूबसूरत आंखों में नमी उतरने लगी। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। दलावर को लाड़ेब के यहाँ रहते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। वो लाड़ेब के काला जाने के बाद चुपचाप अपने बंगले पर चला जाता और बड़े बिजनेस के कामों की खबरगिरी करता और उसके आने से पहले आ भी जाता। जिस दिन उसकी छुट्टी रहती उस दिन दलावर भी कहीं नहीं जाता। दादी जान कई बार उसे पिंड बुला चुकी थी, मगर उसका इरादा था कि वो लाड़ेब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दे और शादी के लिए राजी कर ले, फिर दादी जान को रिश्ता लेकर भेजे। मगर लाड़ेब एक मजबूत और बहादुर लड़की साबित हुई जो इन सब हराफात से कोसों दूर रहती थी। दलावर ने अपने इतने दिनों में यह बात बराबर नोटिस की थी कि वो भले ही जीन्स टी शर्ट पहनती थी, मगर अपनी इज्जत उसे बहुत अजीज थी। वो ये भी जान गया था कि लाड़ेब उसे पागल और बेवकूफ़ समझकर नजरअंदाज कर देती थी। इसके अलावा लाड़ेब की खुददारी भी उसके सामने आया हुई थी। उसने जब किराए के पैसे दिए तो जानबूझ के लाड़ेब की मदद के लिए 5,000 ज़्यादा दे दिए, जिसे लेकर उसने फौरन गिना और 5,000 लौटाते हुए कहा कि दलावर जी, ये पैसे अगर तुमने अनजाने में ज़्यादा दे दिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर जानबूझ कर दी हैं तो सुन लीजिए, मैं अपनी मेहनत के ही पैसे लेती हूँ, उसे 1 रुपया भी ज़्यादा लेना अपने ऊपर हराम समझती हूँ। लाड़ेब की बात पर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ और धीरे से कहा, दरअसल मैंने सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। तुम आंटी से कह रही थी ना कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त की शादी पर कुछ देना था, जिसमें 5,000 कम पा रहे थे, इसीलिए। दलावर इतना कहकर रुक गया। तुम रख लो, इसकी तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें भी तो अपने घर वालों को भेजना होता है। वैसे भी मैं अपनी दोस्त के लिए दूसरा तोहफा ले लिया है,
میری مما ہمیشہ کہتی ہیں کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ مانا کہ وہ مجھے بہت پسند آیا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے حاصل کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تو میں دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ پہلی بار لاڑیب نے دلاور کے حلوط پر مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ جہاں لاڑیب اسے پسند نہیں کرتی تھی، وہیں سلمیٰ بیگم کو اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ اکثر ان کے منع کرنے کے باوجود اپنے ملازم کے ذریعے سبزی، ترکاری، گوشت، پھل وغیرہ منگوا لیتا اور گیٹ پر سے لا کر انہیں یہ کہتے ہوئے دیتا کہ آج مجھے یہی کھانے کا من تھا، اس لیے سوچا لے لوں، کیا پتا گھر میں ہو کہ نہیں۔ دوسری بات، وہ بھی سلمیٰ بیگم کی بہت عزت کرتا تھا، ان کے ساتھ بہت ہی پیار و محبت سے پیش آتا تھا۔ دلاور اور سلمیٰ بیگم شام کی چائے پی رہے تھے کہ ڈول بیل بجنے لگی۔ اس وقت کون ہوگا؟ لاڑیب تو سیدھا رات 8-9 بجے آتی ہے اور تیمور بھی کلاس سے 7 بجے آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے دلاور بھی پیچھے ہی چلا آیا۔ یہ گھر آج کا آج خالی کر دو، ورنہ مجھے مجبوراً خود ہی کروانا پڑے گا۔ دروازہ کھولتا ہی ایک ہٹا کٹ آدمی سیدھا اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ باقی 3-4 آدمی باہر کھڑے تھے۔ ہم گھر کیوں خالی کریں؟ اور آپ لوگ کون ہیں؟ اس کی بات پر سلمیٰ بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ارے واہ، دیکھ لو ان کی چالاکی۔ جب ہاسپٹل میں موت کے منہ سے لڑ رہی تھی تب تمہارے بیٹے نے پورے 1 لاکھ روپے یہ گھر گروی رکھ کر لیے تھے، اور آج 5 مہینوں سے مجھ سے یہی کہتا ہے کہ مما کی طبیعت ابھی ٹھیک ہوئی ہے، بس انہوں نے گھر کے خرچے میں سے پیسے جمع کرنے شروع بھی کر دی ہیں اور 2-4 کمیٹیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، ملتے ہی دے دیں گے، اس آدمی نے ایک دم غصے سے کہا، جبکہ اس کی بات پر سلمیٰ بیگم پر تو حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا اور وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ آنٹی، آپ کب بیمار ہوئی تھی اور کتنے پیسے دینے باقی ہیں؟ دلاور نے سلمیٰ بیگم کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے ہی کہا تو وہ ہونکو کی طرح دلاور کا منہ تکنے لگی۔ بیٹا، ایسا تو ہوا ہی نہیں، اتنا کہہ کر وہ زوروں کی طرح رونے لگی۔ دیکھیے، آپ تھوڑا سا رک جائیں، میں ابھی تیمور کو بلاتا ہوں، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آپ لوگ غلط ایڈریس پر آ گئے ہوں۔ دلاور نے پہلے تو سلمیٰ بیگم کو صوفے پر بٹھایا، پھر تحمل سے اس آدمی سے کہا، دیکھو میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میرے باپ سے قرضہ لیا گیا تھا اور پتہ بھی یہیں کا ہے، آپ چاہے تو یہ ایگریمنٹ دیکھ لو۔ کہتے ہوئے اس آدمی نے پیپر دلاور کو تھمائے۔ دلاور نے جیسے جیسے ایگریمنٹ پڑھا تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوتے گئے۔ وہ آدمی کہہ تو سچ رہا تھا، مگر آخر میں لاڑیب کے دستک دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور سلمیٰ سے مخاطب ہوا۔ آنٹی، لاڑیب نے کوئی قرضہ لیا تھا کیا؟ کیونکہ یہ گھر اس کے نام پر ہے اور دستک بھی اسی کے ہیں۔ نہیں بیٹا، اس نے کوئی قرضہ نہیں لیا، اگر لیا ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ تو فکر ہو رہی تھی کہ پیپر ان کے ہی گھر کے ہیں تو تیمور نے قرضہ کیوں لیا اور وہ اتنی بڑی رقم لوٹائے گی کیسے؟ ابھی وہ دونوں سوچ میں غرق تھے کہ تیمور گھر میں داخل ہوا اور اس آدمی پر نظر پڑتے ہی ڈر کر دوبارہ گھر سے باہر نکلنے لگا۔ دلاور نے اسے آتے دیکھ لیا تھا، اس کی حرکت کو نوٹ کرتے ہی فوراً سمجھ گیا تھا کہ یہ اسی کا کام ہے۔ دلاور ایک جھٹکے سے تیمور کو پکڑ کر لایا اور پوچھا، کسی نے لیا تھا قرضہ؟ وہ آدمی تیمور کو دیکھتے ہی بولا، سچ بتاؤ، تم نے کیوں لیا تھا قرضہ؟ دلاور اس کے کالر سے پکڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے، اب تو پتہ چل گیا نا، اس نے قرضہ لیا تھا تو آپ لوگ میرے پیسے دے دیں، پھر آرام سے پوچھتے رہیے گا، کیونکہ میرے باس نے اس قرضے کے چکر میں مجھے بلی کا بکرا بنایا ہوا ہے۔ میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرے بیوی بچے میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں راشن لے کر جاؤں تو وہ پکا کر کھائیں۔ میرے باس نے اسی چکر میں پچھلے مہینے بھی میری تنخواہ نہیں دی تھی، اگر آج بھی پیسے نہیں لے کر گیا تو اس مہینے کی بھی کٹ جائے گی۔ وہ آدمی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آخر میں روحانسا ہو گیا۔ سلمیٰ بیگم کو اس آدمی کو دیکھ کر دکھ ہوا اور ساتھ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی اپنے کمرے میں بڑھ گئی کہ جو زیور انہیں لاڑیب کے لیے رکھے تھے اسے بیچ کر دے سکیں۔ وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے کسی قریب کے پیر پر لات پڑے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے زیور نکالے اور بہت ہی اداسی سے باہر آئی، مگر باہر آ کے انہیں حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ دلاور نے 1 لاکھ روپے کا چیک پھاڑا اور اس آدمی کو پکڑا دیا۔ آدمی نے جھپٹتے ہوئے اسے پکڑا اور جانے لگا۔ دلاور، بیٹا، تم اتنا پیسہ کیوں دے رہے ہو؟ رکھو، تمہارے کام آئے گا، سلمیٰ بیگم نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مگر دلاور نے انہیں اشارے سے خاموش کروا دیا اور چیک بک پر دوسرا اماؤنٹ لکھنے لگا۔ بھائی صاحب، 1 منٹ رکیے پلیز۔ تبھی دلاور نے 50,000 کا ایک اور چیک پھاڑا اور آدمی کو آواز دی۔ وہ آدمی وہیں رک گیا۔ یہ رکھیے، اپنے گھر والوں کے لیے راشن اور ضرورت کا سامان خرید لیں۔ دلاور نے چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ ہونکو کی طرح دلاور کا منہ دیکھنے لگا۔ لے لیجیے پلیز، آپ کے کام آئے گا، کہہ کر دلاور نے زبردستی چیک اسے تھمایا تو وہ فوراً اس کے قدموں میں گر پڑا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سارا صرف خدا کے سامنے جھکانا چاہیے، میں تو خدا کا ایک معمولی سا بندہ ہوں، ایسا کر کے تم اپنے گناہوں میں اضافہ کرو گے، دلاور نے کہتے ہوئے فوراً اسے کھڑا کیا۔ خدا تمہاری تمام مرادیں پوری کرے، ہمیشہ خوش و آباد رہو۔ وہ آدمی دلاور کو دعائیں دیتا چلا گیا۔ بیٹا، تم نے اتنا
سلما بیگم نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ دلاور بیچ میں ہی ان کی بات کاٹ بیٹھا۔ آنٹی، پہلے مجھے تیمور سے بات کرنے دے، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ دلاور نے دوبارہ سے اس کی کالر پکڑی۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ اس دن تو بہت زبان چلا رہے تھے، اب تمہاری زبان کہاں چلی گئی؟ دلاور غصے سے سرخ آنکھ کے لیے دہارا۔ اس کی دہا پر تیمور اندر تک کانپ اٹھا اور جلدی جلدی اگنے لگا۔ اس کی بات پر دلاور اور سلما کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ چٹا! دلاور نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جاڑ دیا۔ تیمور تھپڑ کھا کر ایک دم بلبلا گیا۔